गरीब परिवार ने बनाया आंगन में मिट्टी का वाटर पार्क। गौरी और गीता खाना बना रहे होते हैं, तभी गौरी पास रखे बाल्टी से पानी लेकर सब्जी में डालने लगती है। अरे गौरी, जरा ध्यान से सब्जी में पानी डालो, क्योंकि इस तपती हुई गर्मी में खाने से ज्यादा पानी के बारे में सोचना पड़ रहा है। हाँ दीदी, ये तो आप सही कह रही हैं। तपती गर्मी के कारण रत्ना के पूरे परिवार का बुरा हाल था। खाने के बाद पीने का पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता, और नहाने के लिए भला कौन सोच सकता था, जहां सरकारी पानी का टैंकर वाले भी अब पानी की किल्लत की वजह से फ्री के पानी का भी मनमाने पैसे वसूल कर रहे थे। अरे भाभी, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी चलिए, पानी का टैंकर आ गया है। अरे बहू, जल्दी से पानी की लाइन में पहुंच, वरना जो पानी मिल रहा है वो भी नसीब नहीं होगा। गीता और गौरी बाल्टी लिए पानी के टैंकर पर पहुंचती हैं। तब तक लाइन लग चुकी होती है और पानी भी उन्हें जल्दी मिल जाता है, जो पानी के लिए अच्छी रकम चुका रहे थे। भाभी, हमें एक बाल्टी पानी भी मिल गया तो हमारी किस्मत समझो अच्छी है, क्योंकि यहाँ तो सब पानी के लिए दुगना दाम दे रहे हैं। अरे हाँ, अब क्या कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग पानी के लिए भारी रकम चुकाने को भी तैयार हैं, और मुझे तो लगता है तुम लोगों को तालाब ही जाना चाहिए। हमें सलाह देना से अच्छा है कि आप अगर घंटों का रास्ता तय करके तालाब जाएंगी तो आपको पता चलेगा, पानी लाना और ना लाना दोनों बराबर है। धीरे धीरे लाइन बढ़ती है और अंत में गौरी और गीता को सिर्फ आधा आधा बाल्टी ही पानी मिल पाता है। अरे भाई साहब, हमने आपको पैसे भी दिए हैं, फिर भी इतना कम पानी दिया आपने। अरे जितना पैसा दिया है ना, उस हिसाब से तो एक गिलास पानी ही दूं आपको, लेकिन आप लोगों पर तरस खाकर इतना पानी दे दिया है। चलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। गीता, कल्याणी और गौरी अब उदास मन से घर आती हैं। हम गरीबों को तो ऊपर वाला भी नहीं, तो भला ये टैंकर वाला कैसे ही समझेगा। घर में पहले से कमाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, रत्ना का बड़ा बेटा मुरारी और छोटा बेटा गोपाल, जिस कारण पहले से ही इस भरे पूरे परिवार में खाने की दिक्कत थी और अब पानी की किल्लत भी होने लगी थी। माँ, मुझे नहाना, मेरे बदन से बदबू आ रही है और मुझे बाहर बच्चे भी चिढ़ा रहे हैं। राजू गंदा है। अरे बेटा, हम गरीब लोग हैं और इस गर्मी में तो हमें नहाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। चिंता ना कर, जिस दिन पानी होगा नहा लेना। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी के कारण पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी। एक रोज रत्ना खाना खा रही होती है, तभी अचानक उसके गले में रोटी अटक जाती है। अरे भाभी, जल्दी से माँ को पानी दो, उनके गले में सूखी रोटी अटक गई है। गौरी और गीता दोनों ही पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बाल्टी में आधा ग्लास से भी कम पानी था, जिसे पीकर रत्ना की प्यास तो नहीं बुझती, लेकिन जान जरूर बच जाती है। माँ जी, आप रुकिए, मैं अपनी पड़ोसन कुंती से पानी लेकर आती हूँ। लगता है किसी दिन ये गर्मी में पानी की किल्लत मेरी जान ले लेगी। गौरी अब अपनी पड़ोसन के घर पहुंचती है और उसे पानी देने को कहती है। वैसे तो पानी की किल्लत हर जगह है, और तुझे तो पता है टैंकर पर सभी पानी खरीद रहे हैं, तो तू ये 1 लोटा पानी ले जाकर टैंकर पर मुझे याद से पैसे दे देना। ये सुनकर गौरी अपनी पड़ोसन कुंती को देखती रह जाती है, जो कि सजी धजी तैयार थी। हाँ जी, जल्दी चलिए, हमें वाटर पार्क जाने में लेट हो रहा है। और तुझे क्या हुआ, जाती क्यों नहीं? अपनी पड़ोसन के मुंह से वाटर पार्क सुनकर गौरी को हैरानी होती है। अब वो घर आती है और अपनी सास और ससुर से कहती है, माँ जी, मुझे ये कुंती ने 1 लोटा ही पानी दिया है, बल्कि मैं बाल्टी लेकर गई थी, और ये पानी भी उसने पैसों से दिया है, लेकिन वो अपने पति और बच्चों के साथ कहीं वाटर पार्क जा रही थी। आखिर ये क्या भला है? अरे मूर्ख, तुम्हें नहीं पता वाटर पार्क के बारे में? अरे तभी तो पूछा। पार्क का मतलब तो मैदान होता है, वही मैदान जहाँ मैं और माँ जी शाम में घूमने जाते हैं, लेकिन वाटर पार्क मतलब पानी वाला मैदान। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वाटर पार्क एक बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ झूला, मौज मस्ती करने के लिए ढेर सारा पानी, झूले से गिरता हुआ पानी, अरे बहुत मजा आता है। ऐसा मेरे साहब बताते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे और पत्नी के साथ महीने में कई बार वाटर पार्क जाते हैं। तो हम नहीं जा सकते क्या? उसके लिए मुझे 2 दिन की दिहाड़ी के पैसे लगाने होंगे, तब जाकर कोई एक आदमी वहाँ जा सकता है। मुझे भी अब वाटर पार्क जाना है। ना आप मुझे नहला रही हो, ना वाटर पार्क ले जा रही हो। ये बच्चे भी ना, जो सुनते हैं उसकी ही जिद करने लगते हैं। गोपाल की बातें सुनकर गौरी, गीता, रत्ना सभी हैरान थे। जहां उन्हें इस तपती हुई गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, वहां वो वाटर पार्क के बारे में सुनकर सन्न रह गए। अब देर शाम, जरा देखो इन बच्चों को तालाब में कैसे मस्ती कर रहे हैं। गौरी उन बच्चों को देखती हुई आगे बढ़ रही थी, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है।
एक अमीरों का वाटर पार्क है जहाँ पैसे देकर जाना पड़ता है, और एक इन बच्चों का ये तालाब है जहाँ ये कितने खुश हैं। क्यों ना मैं भी अपने आंगन में गड्ढा करके जुगाड़ू वाटर पार्क बनाऊं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। अब गौरी अगले ही दिन अपनी जेठानी गीता के साथ आंगन में गड्ढा करती है। ये जो आप लोग कर रहे हो वो सही तो है ना? आप देखना, इसे देखकर माँ जी, जेठ जी, ससुर जी और बच्चे भी हैरान रह जाएंगे। गौरी, गीता और कल्याणी तीनों ही अब आंगन में गड्ढा करते हैं और उसमें मजबूत पन्नी बिछाते हैं और फिर पास के तालाब से ढेर सारा पानी लाकर भरते हैं। भाभी, हमने पन्नी की साइड में अच्छे से ईंट भी लगा दिए हैं, अब इस पर मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये पन्नी इधर उधर खिसक ना जाए। गीता, कल्याणी और गौरी जुगाड़ मिट्टी से बना वाटर पार्क बना ही रहे होते हैं कि तभी बच्चे आ जाते हैं। कितना सुंदर वाटर पार्क बनाया माँ आपने। बुआ बुआ, सच में ये कितना सुंदर है, मैं भी कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। इतना कहकर राजू जल्दी से उस वाटर पार्क में कूद पड़ता है और सुंदरी भी राजू को देखकर वाटर पार्क में उतर जाती है। दोनों नहा ही रहे होते हैं तभी मुरारी और गोपाल भी घर आते हैं। क्या बात है, ये जुगाड़ू मिट्टी का वाटर पार्क इस गर्मी में किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन इसमें अभी बहुत कमी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, आपको हमारे काम में तो कमी नजर ही आती है। ये वाटर पार्क बनाया तो आप लोगों ने अच्छा है, लेकिन इसे टिकाऊ और मजबूत करने के लिए हमें सीमेंट और गीली मिट्टी से ईंटों को मजबूत करना होगा। और भूल तो नहीं गए आप लोग, वाटर पार्क में झूले भी होते हैं। तो चलिए भैया, इन लोगों ने तो हमारी कारीगरी दिखा दी, अब हमारी बारी, हम भी तैयार करते हैं मिट्टी का झूला। अब गोपाल और मुरारी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उस मिट्टी के वाटर पार्क को और भी निखारने में लग जाते हैं। गोपाल मिट्टी का झूला तैयार करता है जिस पर पन्नी लगाकर उसे फिसलनदार बनाते हैं। भैया, हमें इसमें और पानी भरना होगा। अब मुरारी, गोपाल, उनकी पत्नियों और कल्याणी सभी मिलकर उस मिट्टी से तैयार किए गए वाटर पार्क में पानी भरते हैं। जब तक सुखीराम और रत्ना भी घर आ जाते, वो भी इस जुगाड़ू वाटर पार्क को देखकर हैरान थे। क्या बात है, आंगन में ही वाटर पार्क बना डाला। प्रिया, देख देख, मेरी मम्मी, चाचा, बुआ, पापा और चाची ने मिलकर ये मिट्टी का वाटर पार्क तैयार किया है। देख रहा है ना पप्पू, मैंने कहा था ना, मैं तुझे अपने वाटर पार्क में फ्री में आने दूंगा, यहाँ तो कोई पैसा नहीं लगता। पूरा परिवार, बच्चे सभी अब उस वाटर पार्क में नहाते हैं, झूला झूलते हैं और खूब मजे करते हैं। अरे भाभी, बस भी करो, सारा पानी मुझ पर डालोगी। रत्ना के आंगन से हंसी टिटोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी हैरान थे। तभी अगले दिन वहां रत्ना की पड़ोसन कुंती का आना होता है। अरे ये घर है या चिड़ियाघर, कई दिनों से खूब चिल्लाने की, हंसने की आवाज आ रही है, ऐसी भी क्या बात है? आओ आओ कुंती बहन, देखो जरा हमारा जुगाड़ू वाटर पार्क। ये तो मिट्टी का वाटर पार्क है, सचमुच कितना सुंदर बनाया है इसे। तभी गीता कुंती का हाथ पकड़ से वाटर पार्क में ले जाती है। अब कुंती भी वाटर पार्क में नहाकर उसका लुत्फ उठाती है। अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को उस वाटर पार्क के बारे में पता चलता है। अरे बहन, थोड़े से पैसे ले लो और हमें भी इस वाटर पार्क का लुत्फ उठाने दो। मेरा पप्पू तो कह रहा था इसमें नहाकर बहुत आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, मेरी प्रिया भी कह रही थी कि ये तो बिल्कुल वैसा ही वाटर पार्क है जहाँ हम गए थे। अरे पैसों की कोई बात नहीं है, आओ और नहा लो। अरे नहीं नहीं रत्ना काकी, हम तभी वाटर पार्क में आएंगे जब आप थोड़े बहुत भी पैसे लेंगी। अब आस पड़ोस के लोग रत्ना के परिवार की मेहनत से बने वाटर पार्क में कम पैसे देकर मिट्टी के बने उस वाटर पार्क का लुत्फ उठाते हैं। कितना बड़ा और आलीशान ससुराल है मेरा। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये मेरा ससुराल बनेगा। लेकिन इस बड़े घर को देखकर जितनी खुशी हो रही है उससे कहीं ज्यादा डर भी लग रहा है। न जाने इस घर में रहने वाले कैसे होंगे। सुना है जितना बड़े पत्थर के घर होते हैं उनमें रहने वाले लोग उतने ही पत्थर दिल होते हैं। हिमांशी ऐसे डरते डरते अपने ससुराल के मेन डोर तक पहुंची, जहां उसने देखा कि उसकी सास बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हिमांशी एक गरीब लड़की थी जिसकी आज ही के दिन एक अमीर परिवार में शादी हुई थी। उसका ससुराल बड़ा था और वो सभी बहुत ज्यादा अमीर थे, जिसकी वजह से हिमांशी अपने ससुराल में आने से डर रही थी। जैसे ही हिमांशी दरवाजे तक पहुंची, उसकी सास उसे देखकर बोली, वाह, आ गई मेरी बहू रानी। मैं कब से तेरे आने की राह देख रही थी। चल, मैं जल्दी से तेरी आरती करके गृह प्रवेश कर देती हूँ, तो फिर तू अंदर आ जाना। हाँ, ऐसे कैसे माँ जी, आप कैसे आरती करवा सकती हो? मैं करवाऊंगी अपनी प्यारी देवरानी की आरती और गृह प्रवेश, क्योंकि मैं उसकी इकलौती जेठानी जो हूँ। तो इकलौती जेठानी है तो क्या, मैं भी तो इकलौती सास हूँ। मैं करूंगी आरती अपनी नई बहू की। सुमित्रा और रूही में ऐसे ही नई बहू हिमांशी के गृह प्रवेश के लिए खट्टी मीठी सी अनबन हो गई, जिसके बाद अंत में सुमित्रा ने हिमांशी की आरती की और फिर रूही ने उसका गृह प्रवेश करवाकर उसे नीचे हॉल में ही बैठा दिया।
नई बहू रानी यहाँ बैठ जाओ, अब जरा हमें अपनी खातिरदारी करने का मौका दो। पिंकी बेटा यहाँ आ जाओ चाची के पास। चाची, चाची आप कितनी सुंदर हो। मैंने ना आपको फोटो में देखा था, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो, और फिर आज देखा, आप आज भी बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी बच्ची हो। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल में तो सभी बहुत अच्छे हैं और मैं बेवजह ही डर रही थी। यहाँ तो सभी इतने अमीर होने के बावजूद भी मुझ गरीब की अलग अलग तरह की खातिरदारी कर रहे हैं, वरना एक मेरा मायका था जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। हिमांशी ऐसे बोलकर अपने मायके के दिनों में खो गई, जहाँ उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर खूब अत्याचार करती थी। हे भगवान, बाहर कितनी ज्यादा धूप और गर्मी थी। मैं तो मानो जल सी गई हूँ। ठंडा ठंडा पानी पीऊं तो चैन आए। क्या पी रही है? ये फ्रिज मेरा है, तेरी मरी हुई माँ नहीं रखवा कर गई है। इसको जो शान से पानी पी रही है, इससे समझ आया? ला बोतल दे और सादा टंकी का पानी पी। और हाँ, एक और बात, बहुत देर लगा दी तूने बाहर ही। मुझे भूख लगी, कुछ हल्का फुल्का सा बना कर दे। जी, ऐसी किस्मत है भगवान मेरी। मेरी तो सौतेली माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करती है। भाभी, भाभी कहाँ खो गई? हाँ, कुछ नहीं, बस वो मैं तो। भाभी ऐसे खोने का नहीं, ये वक्त तो तैयार होने का है। चलिए आप कमरे में चलिए। सफर करके आई है ना, तो आपके बाल खराब हो गए और साथ में मेकअप भी गर्मी में थोड़ा मेल्ट हो गया है। हम आपको फिर से रेडी कर देते हैं। सही कहा, लेकिन हम खुश हैं इस खातिरदारी में। अब जल्दी चलो भाभी। भूमि और राधिका हिमांशी को कमरे में ले गई, जहां जाकर वो उसके बाल और मेकअप को सही करने लगी। अभी वो दोनों इस तरह अपनी भाभी की खातिरदारी कर ही रही थी कि तभी कमरे में रूही आई। ओहो, तैयारी चल रही है, चलो अच्छा है। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। वैसे मैं यहाँ ये दूध लेकर आई थी। हिमांशी पी लो इसको, माँ ने तुम्हारे लिए ही भिजवाया। और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना। रूही ऐसे बोलकर चली गई कि कुछ देर बाद हिमांशी का बूढ़ा ससुर हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए आया। हिमांशी बेटा कहाँ है? अरे बाबा, आप? ले बेटा, खाना खा लेना, मैं यहीं रख रहा हूँ। और हाँ, सारा खाना खा लेना। जी। सभी कितना मेरे बारे में सोच रहे हैं और मेरी अलग अलग तरह की खातिरदारी कर रहे हैं। पहले कभी मुझे खातिरदारी नसीब नहीं हो रही थी और अभी देखो 10-10 तरह की खरीदारी हो रही है। अरे भाभी, हेलो, कहाँ खो गई? ये देखो हो गया। भाभी सच में आप तो बहुत ही सुंदर हो। जरा सा मेकअप करती है, आपका चेहरा कैसे खिल उठा। शुक्रिया। हिमांशी ऐसे ही अपने ससुराल वालों का प्यार देख देख कर इमोशनल हो रही थी। कुछ देर में उसकी नंदों ने भी उसे तैयार कर दिया, जिसके बाद वो सभी हिमांशी के पास आ गए। हिमांशी सभी की खातिरदारी से अभी इमोशनल ही हो रही थी कि कमरे में उसका पति आलोक आया। अरे क्या बात है, मुझे तो लगा था कि मेरी फैमिली से मिलकर तुम खुश होगी, लेकिन तुम तो रो रही हो। कोई बात है क्या? नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं है। मैं तो बस सभी का इतना प्यार देखकर इमोशनल हो गई थी। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ सभी तुम्हें ऐसे ही प्यार देंगे, इसलिए ज्यादा दुखी मत हो। ये क्या, तुमने खाना भी नहीं खाया अभी तक? बाबा कितने प्यार और फिक्र से देकर गए थे। चलो बैठो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, खाना तो पड़ेगा, मुंह खोलो। आलोक नहीं माना। उसने हिमांशी को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसके बाद उसने उसे तोहफा भी दिया। आलोक की खातिरदारी हिमांशी को सबसे ज्यादा खास और अच्छी लगी। ऐसे ही रात बीती और अगले दिन। माँ जी, मुझे बता दीजिए कि आप सभी क्या खाएंगे, मैं वही पहली रसोई में बना दूंगी। बेटा, तू जो कुछ भी बना देगी हम शौक से खा लेंगे, इसीलिए तू ज्यादा चिंता मत कर। एक काम कर, जो भी तुझे पसंद हो वो बना ले, तो तेरी पसंद हम सभी को भी पता चल जाएगी। हिमांशी परेशान ना हो इसीलिए किसी भी घर वाले ने उसे कुछ भी पकाने के लिए नहीं बताया। ऐसे ही जब हिमांशी रसोई में खाना बनाने को गई तो उसकी मदद करने को रूही रसोई में आ गई। क्या बन रहा है? आओ, मैं भी बनवाने में मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं बना लूंगी, आप क्यों परेशान होती हो? वैसे भी मेरी पहली रसोई है तो क्या हुआ? नई दुल्हन से ऐसे गर्मी में इतना काम थोड़ी करवा सकते। और वैसे भी हिमांशी, अगर तुमने किसी चीज में चम्मच भी चला दिया तो बस तुम्हारी रस्म हो गई। अब चलो बताओ कि मैं क्या करूँ? आप बहुत अच्छी हो भाभी। मैं ना आज मटर पनीर के साथ पूरियाँ और खीर बना रही हूँ। सब्जी और खीर तो बस बनने वाली है, आप चाहो तो पूरियाँ तल दो। जो हुक्म मेरे आका। रूही की बात पर हिमांशी बस मुस्कुरा दी और दोनों जेठानी देवरानी ने मिलकर रसोई में खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सभी खाना खाने को बैठे, जहाँ हिमांशी खड़ी रह गई। अरे हिमांशी, तुम खड़ी हुई क्यों हो? आओ बैठो। अरे हाँ बेटा, तू क्यों खड़ी हुई है? आजा बैठ हमारे साथ,
हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं नहीं बाबा, आप लोग खाइए, मैं आप सभी के बाद खा लूंगी। नहीं बेटा, तू डर नहीं, मैं जानती हूँ कि ये तेरे संस्कार है जो तू पहले परिवार को खिलाकर तब खाने को सोच रही, लेकिन बेटा हम इतनी देर तुझे भूखा थोड़ी रखेंगे, आजा साथ बैठकर खाएंगे। सुमित्रा के बोलने पर हिमांशी बैठ गई। जहाँ उसके बैठते ही सुमित्रा ने अपनी प्लेट से पहले हिमांशी की प्लेट में खाना निकाला। ऐसे ही उसकी नंदे जेठानी सभी उसकी खातिरदारी में लग गई। भाभी अचार खाओ, माँ ने बनाया बहुत अच्छा है। ये लो थोड़े चावल भी लो, अच्छे लगेंगे। और ये लो ठंडा ठंडा जूस भी पी लो। सभी को अपनी इतनी खातिरदारी करते देख हिमांशी को फिर से अपने पिछले दिनों की याद आई और वो फिर अपने अतीत में खो गई। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। खाना चाहिए, ले खा। माँ मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे रोटी खाने को दे दो, ये सेब से क्या होगा। रोटी चाहिए, ले खा। अब आ गया तुझे सब्र। ज्यादा ना मेरे कमाए हुए राशन को अपनी ओज में भरने को मत सोचती रहा कर। जो दे रही हूं ना वो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। मेरी पहले की जिंदगी कितनी मुश्किल थी ना, ठीक से खाने को मिलता था, ना ही किसी का प्यार, और ससुराल भगवान जी ने मुझे इतना अच्छा दिया। चाची आप रो रही हो? नहीं तो बेटा, नहीं बेटा, तेरी आंखों का ये गीलापन साफ दिखाई दे रहा। बोल क्या बात है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, बस आप सभी की अच्छाई और खातिरदारी ने रुला दिया। ये सब कुछ मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अच्छा तो फिर अब से तुम रोजाना ऐसे ही रोने को तैयार हो जाओ, क्योंकि भाई हम तो ऐसे ही खातिरदारी करेंगे। रूही की बात पर सभी हंस दिए। हिमांशी को भी हंसी आ गई, जिसके बाद हम जानते हैं बेटा, जब माँ बाप का साया सर पर ना हो तो ये दुनिया कैसे सुलूक करती है। तू अपना कल सोच कर दुखी मत हुआ कर, तू अपना आज देख। मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ, और ये तेरा ससुराल नहीं तेरा परिवार है, इसीलिए अब से तू बस खुशी के आंसू ही रोएगी। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर हिमांशी को लिपटा लिया। हिमांशी भी सुमित्रा से लिपट कर काफी रोई, जिसके बाद नॉर्मल होने के बाद सुमित्रा ने हिमांशी को अपने हाथ से खाना खिलाया। हिमांशी को उसका परिवार मिल चुका था। खाते खाते उसने भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और अब हिमांशी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी।